हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 19th जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे आया था, एक स्टडी आई है, उसने कहा है कि देखिए क्या लिंकेज है बिटवीन मिड डे मील्स। कि मिड डे मील्स जब से शुरू हुई है हिंदुस्तान में, हम देख रहे हैं लोअर स्टंटिंग। और दूसरी बात क्या है, ज्यादातर वो दिखी जा रही है लोअर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा में। मतलब जो वेल ऑफ है वो तो चलो उनको घर में भी खाना मिल जाता है, बट वो जो मिड डे मील्स है ना, जो जो सोशो इकोनॉमिकली लोअर क्लास है उनके लिए बहुत इफेक्टिव रही है मिड डे मील्स। उनमें हम कम स्टंटिंग देख रहे हैं, अच्छी हाइट के बच्चे हो रहे हैं। दूसरा वो वुमेन्स में भी दिखा रही है कि वुमेन मोर एजुकेट हो रही हैं, क्योंकि ये आपको क्या है, प्रोत्साहन देता है फैमिलीज को कि हाँ चलो बच्चे को खाने दो वक्त की रोटी मिलेगी, खाने को मिलेगा, तो चलो उसको भेज दो स्कूल्स। तो उसमें हम एनरोलमेंट भी ज्यादा हो रही है, एजुकेशन में फर्टिलिटी में भी हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट हो रही है, यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज में भी हो रही है। अब ये बात आती है कि आप इसको यूज कहाँ करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ यूज करेंगे। देखिए इस पॉइंट को ना यू कैन कनेक्ट विद ऑनलाइन एजुकेशन। कि हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक में स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। हमने जब पेंडेमिक का इफेक्ट भी देखा था ऑन द एजुकेशन एंड ऑन द गर्ल्स स्पेसिफिकली, तो हमने देखा था कि क्या फर्क आ रहा है, कि कैसे लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज ही नहीं है। जहाँ क्या बात है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डेटा दिया था कि स्कूल्स के पास भी इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो उसमें आप ये पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं कि चलिए ऑनलाइन एजुकेशन तो हम दे देंगे, बट जो मिड डे मील्स थी, जो एक मेजर वो अफेक्ट डाल रही थी, वो खत्म हो गई हैं। तो क्या क्या फर्क आता है, वहां पे आप ये पॉइंट यूज करिएगा। वैसे तो मैंने आपको जब ये इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन बताया था, उसमें मैंने मिड डे मील्स का बताया ही हुआ है। बट फिर भी अगर आपको अब नहीं याद है तो याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट्स अपने वहां यूज करने हैं। अब जैसे पॉइंट यूज कर सकते हैं, अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज आई हैं, असम की हो, यूपी की हो, वहां यूज कर सकते हैं आप। कि हमें ये टू चाइल्ड पॉलिसी एक एनफोर्समेंट की बजाय हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हमें ये इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पता स्पिन बोल्डाक चमन बॉर्डर के बारे में। तो देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है। तो हो सकता है कुछ और नाम भी देके दे दें। तो याद रखिए, क्योंकि जो स्पिन बोल्दाक है ये तो डिस्ट्रिक्ट है अपना अफगानिस्तान में। ये जो चमन है, चमन क्वेटा ये साइड है सारी पाकिस्तान। तो याद रखिएगा दिस इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि तालिबान यहाँ एक्सेस अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, ताकि वो सप्लाई बंद कर सके फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, ताकि गवर्नमेंट को कम सप्लाई मिल सके। आप हम लोग देख रहे होंगे यूएस और नेटो ने जब से अपना आपको पुल आउट किया है, तो तालिबान जो है मेकिंग दे आर मेकिंग एडवांसेस टू रिटर्न टू पावर। और जहां उनको फोर्स यूज करनी पड़ रही है वो फोर्स भी यूज कर रहे हैं इफ नेसेसरी। अब इंडिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए क्या वरी है, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि अगर तालिबान आ गया तो वही एक्सट्रीमिज्म, इन्फ्लक्स, रेफ्यूज इन्फ्लक्स, जैसे पहले भी वो लोग सपोर्ट करते हैं अलकायदा को, एलईटी को, जेईएम को। तो इनको यही डर है कि ये ना हो कि जो पहले हुआ करता था वही दोबारा शुरू हो जाए तालिबान रूल के अंदर, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको ये लोग पनाह देना शुरू कर दें। अब क्या है कि इसमें अभी से आप उस इतना मत बनाइएगा, क्योंकि क्या है अभी टॉक्स चल रही हैं, इंट्रा अफगान टॉक्स भी चल रही हैं, दोहा मीटिंग भी होनी है। उसके बाद नेगोशिएटर्स भी बैठे हुए हैं, बहुत कुछ होना है अभी। अभी से इसका मत बनाने लग जाएगा क्या चल रहा है, डे टू डे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट ये स्पिन बोल्डक चवन बॉर्डर जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्लेसेस है न्यूज में। उसके बाद एक एडिटोरियल है प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे का। ये हम ऑलरेडी 30 जून में देख चुके हैं, जो प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे था। देखिए इस पूरे एडिटोरियल में अपने को सिर्फ 2 या 3 लाइन्स ही देखने की जरूरत है। उससे ज्यादा उसका इतना हिंदुत्व का या मुस्लिम्स का या सिख्स का किसी रिलीजन का इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को आता है अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम या माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज, मेजोरिटेनिज्म, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको ये पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे हमने 30 जून में देखा था, उस पॉइंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं किसमें, जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, उसमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट में भी आता है, माइनॉरिटीज के लिए भी आर्टिकल 29-30 आई थिंक, उसमें आप क्या इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या है, अपने पॉलिटी में आप जो पॉइंट्स पढ़ेंगे फ्रेटर्निटी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, वो यूज करिएगा। उसके बाद जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं उसको यूज करिएगा। क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करिएगा। उसके बाद आप ये रिसर्च सेंटर का सर्वे दे सकते हैं। उतना ही करिएगा, उस ज्यादा हिंदुत्व और ये ज्यादा रिलीजियस बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था फॉरेन देखिए एक नेपाल के बारे में था, इतना ज्यादा हमें दूसरी कंट्री के पॉलिटिक्स जानने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी कंट्री बहुत है उसके लिए। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम बात करें, जो एक्युमुलेट हुए, हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 400 बिलियन, 500 बिलियन डॉलर हम कह देते हैं। तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लोज, जो हमारे एफडीआईज आ रही हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लोज है वो बढ़ा है।
अगर हम बात करें एक्सपोर्ट सरप्लस की, एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं हुआ है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था 1991 रिफॉर्म्स के बाद कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, हम इतनी ज़्यादा स्कीम्स ले आते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएँगे। एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा है। एज़ कंपेयर टू इम्पोर्ट्स हमारी आज भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखी जाए तो डाउन ही है। हमारे को फ़र्क पड़ता है जो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं या हमारे को जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं, वो हमें जो अपनी एक्सपोर्ट देखनी है वो ऑफ गुड्स देखनी है। हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस हम सिर्फ इस वजह उससे नहीं ला सकते कि हम अपना गवर्नमेंट कंट्रोल को हम कहेंगे कि रिड्यूस कर दिए हमने प्राइवेट सेक्टर पे कि अपना कंपटीशन लाओ कुछ करो, उस खाली उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम ग्लोबली सक्सेसफुल इकोनॉमीज को देखें तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इट इज पब्लिकली प्रोवाइडेड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, जैसे आपको रोड्स प्रोवाइड करनी होगी, इंडस्ट्रियल कॉलोनीज प्रोवाइड करनी होगी, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स प्रोवाइड करनी होगी, आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल पार्क्स अलॉट करने होंगे, वहाँ पे आप 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। आप देखते होंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो जनरेटर्स चलते हैं वो बहुत महंगा पड़ा देते हैं प्रोडक्ट को। अब हमें देखना होगा कि कनेक्टिविटी हमारे यहाँ से लेके पोर्ट तक की कनेक्टिविटी विच इज़ वेरी पुअर, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है हम देख सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी की वजह से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाती है। अगर आप दिल्ली से बॉम्बे की बात करें तो ₹5 किलो की कॉस्ट है। और अगर हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हाँ, नो डाउट आप उसमें एग्जांपल दीजिएगा कि ईस्टर्न हाईवे जो बनाया है हमने या डीएमआरसी जो बना रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। बहुत सारे रेलवे कॉरिडोर्स बने हैं, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बना है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बना है, आप उसको एग्जांपल दीजिएगा कि गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। बट तब भी हम कहेंगे कि इतना हम सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट वालों को ज़रूरत क्या है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स और करें, ताकि हम हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस टाइम आर&डीज़ करने की, नए-नए प्रोडक्ट्स लाने की, कैसे हम चीपर प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। और एक फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट मशीनरी, जैसे हम देखते हैं कि हर जगह हमारे को एक कहते हैं ना रेड फाइल वाला काम होता है कि हर जगह टाइम लगता है। गवर्नमेंट लोग जो पॉल्यूशन वाले बोर्ड्स हैं या फैक्ट्री बोर्ड्स वाले हैं, बहुत तंग करते हैं आके फैक्ट्रीज को, उनको ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम लेके आ सकते हैं, नो डाउट हम लेके आए हैं, बट उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। उसमें क्या है कि अगर हम देखें तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमें चाहिए, इंडिया के सॉफ्टवेयर सर्विसेज में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा है, तभी वहाँ की हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। बट इक्वली अवेलेबल नहीं है फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स की बात करें, सर्विसेज में हमें मिल रहा है बट गुड्स में नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें जो ये कैपिटल हमारा जो इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, जो कैपिटल फ्लोज आए हैं, तो जितनी आसानी से वो आते हैं उतनी आसानी से चले भी जाते हैं। तो इसलिए ओनली गारंटी अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस इज कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस। उसके बाद एक पेज वेट पे था स्पाईवेयर पेगासस के बारे में दे रखा था। ये बेसिकली किसका है आपको ये जानने की जरूरत है। ये इजरायली कंपनी है, ओन करती है ये स्पाईवेयर पेगासस। इसको बेसिकली यूज किया जाता है टू स्नूप ऑन फोन्स। आपने देखो कई कई जर्नलिस्ट, कई अपोजिशन लीडर्स, कई पॉलिटिशियंस के फोन हैक हुए हैं। उनका हैक नहीं हुए हैं, बेसिकली उनका नंबर आया है, पता चला है कि ये जब उन्होंने एक स्टडी करी तो ये नंबर्स लिस्ट में आए हैं कि दे दीज कैन बी हैक या स्नूप्ड। तो ये बड़ा एक वरीसम सिचुएशन है। इसके ऊपर अगर कुछ आर्टिकल आएगा तो विल डेफिनेटली डिस्कस, मगर अभी इसके अंदर ज़्यादा इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 9 पे था जिसमें रविशंकर प्रसाद अपना भारत नेट का बता रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा था इसके बारे में कि क्या एलिगेशंस लगाए थे, तभी मैंने आपको कहा था कि अभी से सीएजी की रिपोर्ट का ये कोई सीएजी 2 स्कैम या वो सब नहीं लेके आया है। इसमें अभी से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है। तो इसलिए हमें क्या देखना ज़रूरी होता है, अभी हमें भारत नेट देखना होगा। मैंने बता ही दिया था आपको भारत नेट कहाँ देखना है, आपको कैसे देखना है, तो उसमें अब ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंटरनेशनल पेज पे था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और चाइना में आपको पता है रिफ्ट चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम बहुत वरीसम है उनके आपस में। तो वो यूनेस्को का जो ग्रेट बैरियर रीफ का उन्होंने डाला है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम एंडेंजर्ड लिस्ट में डालेंगे। तो इसमें अभी ना जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। ये सब थोड़ी-सी पॉलिटिक्स चल रही है, नो डाउट इसमें। आपको इसमें ये इम्पोर्टेंट होगा कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, कोरल्स वहाँ पे क्या हैं, ये आप अपने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो इसलिए इतना ज़्यादा सिचुएशन को इतना बल्की मत बनाइएगा कि अपने करंट अफेयर्स में डालिए। अभी इस फिलहाल इस न्यूज़ से हमें जानना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ, वो आप लोग अपना इसमें पढ़ ही लेंगे कहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास है वो, उसकी लोकेशन और कैसे कोरल्स हैं, कैसे कोरल्स वहाँ पे रीफ बनाते हैं। दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन योर ज्योग्राफी बुक, तो आप उसमें से बेसिक्स में से कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। अच्छा सॉरी, किसी ने क्वेरी पूछी थी कि सर क्या नाम है, रिवीजन कैसे करें? देखिए रिवीजन करने का ना सबका तरीका अपना होता है। कई लोग तो वैसे होते हैं कि जैसे अगर सपोज़ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उसको सुना, एक बार लिखा,
और एक बार ही पढ़ा पेपर देते टाइम, मतलब पेपर जाना जब जाना है देने, तो उनको याद रहेगा। बट कई लोग ऐसे नहीं होते हैं लकी, उनको अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी हैबिट क्या थी, मैं अपनी बता सकता हूँ। मेरी हैबिट ये थी, या हम 4 जने जो बना रहे हैं, हम लोगों की मोस्टली तीनों की, तो 3 जनों की यही हैबिट थी, हम हफ्ते टू हफ्ते रिवाइज़ करते थे। मतलब संडे को थोड़ा-सा फ्री हुए, तो मंडे टू संडे जो हमने किए रिवाइज़ किया। महीने डेढ़ महीने बाद पूरा महीने क्या किया है वो रिवाइज़ किया। उसके बाद हम उसको छोड़ देते थे, क्योंकि 2 बार रिवीजन हो गई है उसकी, उसको दोबारा नहीं करते थे। उसके बाद हम लोग जब पेपर्स आने लगते हैं, उसके फिर हम ये लगा के चलिए 1 डेढ़ महीने पहले अपना टारगेट सेट कर देते थे कि अब हमने इतने दिन में, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी 2 बार रिवाइज़ कर लिया है। एक बार तो संडे को कर लिया, एक बार महीने के एंड में कर लिया है। तो आपको इतना, जब आप एक तो मेरा सुन लिया, या एक बार लिख लिया, 2 बार तो तब हो गया, एक बार आपने संडे को कर लिया और एक बार आपने महीने के एंड में कर लिया। तो एटलीस्ट आपने 4 बार तो कर ही लिया है। तो अब तो यही है कि पेपर से 1 डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले अपना रिवीजन स्टार्ट करिए, और उस टाइम आप क्या करिएगा, थोड़ा-सा आपका रिवीजन जल्दी होगा तो ज़्यादा-ज़्यादा दिन करिएगा। जैसे एक दिन आपने अपने सोच लिया कि मैं 15 डेज़ का अपना वो नोट्स 15 डेज़ के नोट्स रिवाइज़ करूँगा, फिर 15 डेज़, तो ऐसे आपका ईज़िली कवर हो जाता है। 15 डेज़ नहीं कर सकते, 10 डेज़ के साथ शुरू कीजिए, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से शुरू कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए बस। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे वो आपके लिए खराब होगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, कूल माइंड से करिएगा, हर चीज़ रिवाइज़ हो रही है, करंट अफेयर्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम आपको लिए बहुत ईज़ी करके देंगे आपको। आपके रिवीजन का भी देखिए, हर आदमी की अपनी वो है, बट मैं यही कहूँगा आपको, संडे टू संडे अपना पूरे हफ्ते का करिए, महीने के एंड में एक बार पूरे महीने का देख लीजिए, और अगर हो सके तो न्यूज़ मतलब जब पेपर्स हों उससे 2 महीने पहले से आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। कितने दिन की आपने एक साथ करनी है वो आप आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, कितना आपकी रिमेम्बरिंग पावर है। अगर हो सके तो हम ये कहेंगे कि जितनी बार रिवीजन हो सके ना, इसलिए हम लोग कहते हैं आपको नोट्स बड़े क्रिस्प बनाइए। हमारा 40-50 मिनट्स का लेक्चर नहीं होता है, जितनी बातें ज़रूरी हैं वो ही बताते हैं। आपकी दिल करे तो सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए अगर ऑप्शन हो तो, उसके बाद सुनते रहिए। अपने को व्यूज़ की कोई टेंशन नहीं है कि व्यूज़ बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अननेसेसरी मत सुनिएगा, जितनी बार आपको सुनने का मन करे उतना ही सुनिए, और उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।